हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। सबसे पहले तो आई स्पीक्स फोरम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल के लिए, और आपका 2019 आपके लिए मंगलमय हो। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की, यानी जो भी आपने मुझसे कमेंट्स पे क्वेश्चंस पूछे, आज मैं उन्हीं सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं और उनके जवाब मैं आज आपको दूंगा, और जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट नहीं करे हैं उनके जवाब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज वीडियोस में देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सुजीत कुमार के क्वेश्चन का। मिस्टर सुजीत कुमार जी ने मुझसे पूछा है कि अगर इन्होंने नॉर्मली ये ईएलएसएस फंड्स के अगेंस्ट में पूछा है कि अगर मैं ईएलएसएस फंड्स में 3 साल के बाद 5 साल हो जाते हैं और 5 साल के बाद भी मैं अगर अपना सेम फंड को कंटिन्यू कर सकता हूं या मुझे उसको विड्रॉ कर देना चाहिए। मिस्टर सुजीत कुमार जी, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपका अगर फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, तो उसको विड्रॉ करने का मतलब बनता नहीं है। आप उसको कंटिन्यू कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जब आप उसे विड्रॉ करते हो तो जैसे कि अभी जो मार्केट, अभी जो टैक्स स्लैब चल रहा है, एज पर द टैक्स का जो प्रोविजन चेंज हुआ है म्यूचुअल फंड में, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब निल नहीं है, उस पर टैक्स देना होगा 10% का, जो भी आपका कैपिटल गेन जनरेट होता है इक्विटी फंड में। तो अगर इक्विटी फंड है और इक्विटी फंड में आप अगर 1 साल के बाद पैसा विड्रॉ करते हो तो जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगा उस पर 10% टैक्स देना होगा। और अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको डबल डिजिट रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता है उस फंड को स्विच करके, विड्रॉ करके इसे दूसरे इन्वेस्टमेंट में डालना। बेटर होगा उस फंड को कंटिन्यू कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, रिटर्न्स मिल रहे हैं तो रखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मुझसे जो सवाल पूछा है मिस्टर मनीष हरियाणी जी ने पूछा है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको अगर सारा लमसम पैसा आप अगर पोस्टल ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में डालते हो और वहां से जो भी इंटरेस्ट मिलता है मंथली इनकम, उसको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां पे 12% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका जो सीएजीआर रिटर्न्स है आपका वो बढ़ जाता है। यानी आपको 7.5% की जगह आपका 9% तक के करीब आपका रिटर्न्स पहुंच जाता है पोस्ट टैक्स। पर उन्होंने मुझसे पूछा है कि 12% का अगर रिटर्न मिल ही रहा है तो मैं सारा का सारा पैसा एफडी में, एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में कर दूं। दोस्त, मैंने जो यहाँ पे ये वीडियो बनाई थी लास्ट, वो वीडियो मैंने बनाई थी कि आप अपने लमसम पैसे को कैसे, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं कि उनका मेन उनका जो मकसद होता है वही होता है कि अपने प्रिंसिपल पार्ट को सेफ रखना है, वोलेटाइल नहीं रखना, उस प्रिंसिपल पार्ट पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरीके से। तो वो पैसा आप अगर आप पोस्टल ऑफिस को, कि पोस्टल ऑफिस मतलब पोस्टल ऑफिस जो है, पोस्टल ऑफिस के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो सबसे सेफेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो उसकी अंडरटेकिंग होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, तो वो सबसे एक सेफेस्ट एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पैसा रखते हो, उसके बाद अगर आप मैंने एक उसको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां पे अगर कंसीडर करते हैं 12% का रिटर्न मिलता है तो आपका सीएजीआर रिटर्न बढ़ जाता है। और मैंने 12% कंसिडर इसलिए लिया था दोस्तों कि मैंने उसमें एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 15 साल का टेन्योर लेते हैं तो जो भी एक कोई वर्स्ट टू वर्स्ट फंड होगा, मतलब कोई एक अच्छा फंड भी नहीं होगा, उसके भी ट्रेलिंग रिटर्न्स यानी जो रोलिंग रिटर्न्स निकल कर आए थे, वो मैंने एक्सेल में बताया हुआ है आपको वीडियो में कि उसके भी जो रोलिंग रिटर्न्स निकल कर आए थे, उस रोलिंग रिटर्न्स में 15 साल के पीरियड में किसी भी फंड ने डबल डिजिट से नीचे रिटर्न नहीं दिया है। तो लगभग 11-12% के रिटर्न तो आसानी से मिले ही है, चाहे मार्केट का कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, मार्केट का कोई सा भी ड्यूरेशन हो, चाहे 2008 हो, चाहे 2009 हो, चाहे 2011 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2018 हो। लेकिन अगर 15 साल आप कंटिन्यू करते हो एसआईपी में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको कभी भी 12% से रिटर्न कम नहीं मिले। अगर कोई खराब फंड भी है, घटिया से घटिया फंड भी है, उसमें भी आपको 12% का रिटर्न आसानी से मिला है। तो इसलिए मैंने आपको एसआईपी में 12% कंसिडर किया था। उसके बाद पूछते हैं मिस्टर रवि शर्मा कि कैन आई हैव सेम फोलियो नंबर फॉर डिफरेंट एएमसी। नहीं मिस्टर रवि जी, अभी आप अगर म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक फंड हाउस में जो आपको फोलियो नंबर मिलता है वो हर स्कीम के लिए सेम हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए आपने एचडीएफसी फंड में इन्वेस्टमेंट करा है और एचडीएफसी फंड में आपने काफी सारी स्कीम खरीद रखी है, तो उन सारी स्कीम्स में एक फोलियो नंबर हो सकता है। लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, इन तीनों के फोलियो नंबर्स अलग होंगे। लेकिन इस पर बात चल रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पोर्टेबिलिटी के लिए, पोर्टेबिलिटी को लेकर, जैसे कि सेविंग अकाउंट में भी आने वाले समय में हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही अकाउंट नंबर मिले और उसको आप पोर्ट कर सको। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी आपको एक ही फोलियो नंबर मिले और उसे पोर्ट कर सको। ऐसी बातें चल रही है, लेकिन ये कब होगा वी कैन नॉट से, हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते, पर ये ऑप्शन डेफिनेटली आएगा आने वाले समय में। तब तक के लिए वेट करते हैं। उसके बाद पूछा है मिस्टर विकास सदा वर्ते जी ने कि देयर आर फ्यू बैंक्स ये विच गिव्स 8% इंटरेस्ट करेंटली,
और तो पोस्टल ऑफिस में डिपॉजिट 9 लाख रुपए से करने से बेटर होगा कि मैं एफडी में करूं। मैंने उसमें एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी आपको कि आप अपना पैसा पोस्टल ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में रखिए। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं कुछ बैंक से जिसमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है वहां रखता हूं तो कैसा रहेगा। मिस्टर विकास जी, बिल्कुल ऑप्शन तो सही है। जैसे कि अगर बात करें कॉर्पोरेट एफडी की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट एफडी में भी काफी सारी एफडीज ऐसी है जिसमें आपको 10% 11% रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन पोस्टल ऑफिस का इसलिए लिया था क्योंकि पोस्टल ऑफिस एक सेफेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर हमें अपना प्रिंसिपल पार्ट सेफ रखना है, अगर ऐसे करने को है तो दोस्त मिस्टर विकास जी मैं बता दूं कि काफी सारी एनसीडीज आती है। जैसे कि एनसीडीज में आपका एक एडलवाइस का एनसीडीज आया था रिसेंटली, वो 10% भी दे रहे थे। लेकिन कॉर्पोरेट एफडी और एनसीडीज इतना ज्यादा सेफ नहीं है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि काफी सारी कॉर्पोरेट एफडीज ने डिफॉल्ट किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, यूनिटेक एफडी हुआ, जयप्रकाश एसोसिएट एफडी हुआ, जिसमें 11-12% के रिटर्न्स मिल रहे थे। और साथ ही में डिवेंचर्स ने भी काफी सारे डिवेंचर्स ने डिफॉल्ट करा है। तो हमारा मेन मकसद यहाँ पे है कि जो भी आपका प्रिंसिपल पार्ट हो वो सेफ रहे, इसलिए मैंने पोस्टल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आपको दिया। लेकिन फिर भी जैसे कि अगर कॉर्पोरेट एफडी में बात करें तो जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, एचडीएफसी होम फाइनेंस हुआ, वो हो सकता है कि आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, वहां पे 8% आसानी से मिल सके। अगर आपको 8% वहां पे मिल रहा है तो वहां पे आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आप जिस एफडी में पैसा लगा रहे हो वो एफडी कितने सिक्योर है, वो ध्यान रखना है। इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने पोस्टल ऑफिस का ऑप्शन आपको दिया था। उसके बाद मिस्टर कुलदीप करण सिंह जी ने कि आफ्टर स्विचिंग टू डायरेक्ट फंड व्हाट अबाउट फ्यूचर एसआईपी, विल दे बी इन्वेस्टेड इन डायरेक्ट फंड और अगेन विल गो इनटू द रेगुलर फंड। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगली एक वीडियो बनाऊंगा मिस्टर कुलदीप करण सिंह जी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में समझा देता हूं कि जब आप स्विच करते हो डायरेक्ट फंड में और अगर आपकी एसआईपी चल रही है और एसआईपी के पूरे अमाउंट को स्विच करते हो, तो जो भी आपकी रेगुलर फंड की एसआईपी है वो कंटिन्यू रहेगी सिर्फ रेगुलर फंड में। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो रेगुलर फंड की एसआईपी चल रही है उसको स्टॉप करना होगा, डायरेक्ट फंड की एसआईपी को स्टार्ट करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके उसी फोलियो में डायरेक्ट फंड में भी चलता रहेगा इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फंड में जितना भी आपका अमाउंट स्विच हो गया वो उतना ही रहेगा, उसमें एसआईपी नहीं चलेगी और रेगुलर फंड की एसआईपी आपकी चलती रहेगी। तो उसके लिए करना क्या होगा, रेगुलर फंड की जो एसआईपी है उसको स्टॉप करना होगा और स्टॉप करने के बाद उस पैसे को पूरा स्विच कीजिए। पहले आप यही कर सकते हो कि पहले रेगुलर फंड की जो एसआईपी उसको स्विच, उसको एसआईपी को स्टॉप कीजिए, देन उसके बाद आपका जितना भी अमाउंट है वहां पे पड़ा हुआ उस रेगुलर फंड में उसको स्विच कीजिए डायरेक्ट फंड में, फिर देन डायरेक्ट फंड की एसआईपी को स्टार्ट कीजिए। आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जो रेगुलर फंड की एसआईपी चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी रेगुलर फंड में, और डायरेक्ट प्लान का जो भी आपका स्विच अमाउंट है वो वहां पे इन्वेस्टेड रहेगा। अगर डायरेक्ट प्लान की एसआईपी कर रहे हो तो डायरेक्ट प्लान की एसआईपी चलती रहेगी, तो अलग से ऑटोमेटिकली नहीं चलने लगेगी डायरेक्ट प्लान की एसआईपी, आपको करना होगा और एसआईपी स्टॉप करनी पड़ेगी रेगुलर प्लान की। उसके बाद मुझसे पूछा है मिस्टर कपिल गोयल जी ने, उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि फ्रैंकलिन ये लो ड्यूरेशन फंड था, डायरेक्ट प्लान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें लो रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्होंने फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन में, तो विच विल मेक द फंड रिस्कियर, मतलब बेसिकली फंड के बारे में पूछा है उन्होंने। फ्रैंकलिन ये लो ड्यूरेशन फंड एक लो ड्यूरेशन फंड है, डेट फंड है। तो उनकी जो क्वेरी थी कि अगर मैं अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेना चाहता, यानी जो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है डेट पोर्टफोलियो में उसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे मेरा वोलेटिलिटी भी कम रहे, 2-3% से ज़्यादा की वोलेटिलिटी नहीं रहे, और मुझे एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिले। तो मिस्टर कपिल जी मैं बता दूं, मैंने आपका फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फंड में मैंने देखे थे उनकी पोर्टफोलियो की होल्डिंग, उनमें से अगर आप देखोगे कुछ पोर्टफोलियो होल्डिंग पे जैसे कि एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2020 स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन है, थोड़ा रिस्की बेट है। इसमें फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फंड ने 4.5% के एसेट्स लगाए हुए हैं, और ये बेसिकली इसकी रेटिंग्स भी ज़्यादा खास नहीं है, सिंगल ए है। उसके अलावा 10.5% का एमए मल्टी ट्रेड 2021 का डिवेंचर्स लिया हुआ है जिसकी रेटिंग A+ है, जिसमें इन्होंने 3.43% लगाया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने वाधवान, रिन्यू पावर, ये सारे A+ और उनमें से सिर्फ एक वाधवान को रेटिंग्स मिली हुई है और एक AA- भी है, और इसमें 3% का पैसा लगाया हुआ है। तो अगर आप अपने डेट पोर्टफोलियो को सेफ रखना चाहते हो तो मेरा कंसिडरेशन यहाँ पे यही होगा कि आप फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन को आप सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, 9% के करीब का रिटर्न, एवरेज रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ये सेफ नहीं है।
क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे IL&FS का रिसेंटली केस हुआ था जिसमें कई रेटिंग एजेंसी ने उसको अच्छी रेटिंग्स भी दी हुई थी। तो रेटिंग्स पे आप अभी इस समय रिलाई नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से कंप्लीटली। इस तरह के इंस्टेंसेस पहले भी फ्यूचर में पास्ट में हो चुके हैं और फ्यूचर में हो सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली IL&FS का हुआ है। तो मेरा कंसिडरेशन हमेशा ये रहेगा, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने डेट पोर्टफोलियो को सारे के सारे पैसे को जैसे ही आप रिटायरमेंट की एज के टाइम आते हो तो आप अपने डेट पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट कीजिए पोस्टल ऑफिस डिपॉजिट्स में, या थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो तो कॉर्पोरेट एफडीज में, वो भी सेफ में। कॉर्पोरेट एफडी जैसे HDFC होम फाइनेंस की एफडी हुई, बजाज फाइनेंस की एफडी हुई, यहाँ पे 8-8.5% का इंटरेस्ट आसानी से मिलता है, पैसा भी सेफ है आपका। और जो भी उसका मंथली इंटरेस्ट आ रहा है उसको पैसे को आप किसी इक्विटी फंड के SIP में मूव कीजिए, क्योंकि इक्विटी फंड में वहां पे जो आपका इंटरेस्ट इनकम आएगा वो इंटरेस्ट इनकम ही रिस्क पर है, लेकिन जो भी आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट है धीरे धीरे वो पैसा आप सारा सेफ रख लोगे तो आपका प्रिंसिपल पार्ट तो सेफ हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम है आप उसे इक्विटी में मूव कर दीजिए या आप उसे बैलेंस फंड में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपका जो CAGR रिटर्न है वो बढ़कर 9%, 9.5% हो जाएगा और आपका पैसा भी सेफ रहेगा, यानी आपके प्रिंसिपल पार्ट पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहेगा। तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन लो ड्यूरेशन फंड में पैसा डालना और आपको रिस्क भी नहीं लेना और लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि लो ड्यूरेशन फंड में आपको जाना चाहिए। इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप लिक्विड फंड में कीजिए, लेकिन लिक्विड फंड में रिटर्न्स इतने ज़्यादा नहीं है और आपको FD से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो बेटर होगा कि आप जैसे मैंने बताया कि पोस्टल ऑफिस में पैसा रख के वहाँ पे जो भी मंथली इंटरेस्ट आता है उसको आप इक्विटी में मूव कीजिए, धीरे धीरे बैलेंस फंड में मूव कीजिए। वहाँ पे रिटर्न्स है जो आपके इंप्रूव हो जाएंगे और FD से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे आपको, और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी अच्छे हैं इसके। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज उसके अलावा आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हो कि आप कॉर्पोरेट FDs में लगा सकते हो पैसा, NCDs में लगा सकते हो, सेफ NCDs में, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की NCDs भी आती है, थोड़ा सेफ एंड सिक्योर है, रेटिंग्स भी अच्छी है, वहाँ पे 9-9.5% का इंटरेस्ट मिलता है। FD में लेकिन मैं NCD में प्रेफर नहीं करूँगा, मैं प्रेफर वही करूँगा कि आप पोस्टल ऑफिस में रख के वहाँ से इक्विटी पार्ट्स को, जो इंटरेस्ट पार्ट है उसको इक्विटी में मूव कीजिए। आपका जो पैसा अभी तक जो आपने एक्यूमुलेट करा है वो सेफ हो जाएगा एटलीस्ट। उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है मिस्टर इजाज अख्तर ने पूछा है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग थ्रू SIP इन मिड कैप म्यूचुअल फंड ऑफ HDFC रिलायंस ICICI 3000 रुपीज़ की SIP चल रही है, उनको लॉस हो रहा है क्योंकि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उनका 15 साल का गोल पीरियड है, तो वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। मिस्टर इजाज जी, मैं आपको सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप अपनी HDFC रिलायंस और ICICI के SIP को कंटिन्यू कीजिए। पहले आप देखिए कि मेरा फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। आपने सिर्फ फंड हाउसेस के नाम दिए, स्कीम का नाम नहीं दिया, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मिड कैप फंड है और ओवरऑल मिड कैप ऑलरेडी काफ़ी वोलेटाइल है और मिड कैप में काफ़ी करेक्शन आ चुका है, तो अगर आपके SIP चल रही है तो SIP को कंटिन्यू कीजिए अगर आपका फंड अच्छा है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर 15 साल का पीरियड है तो मैं आपको बता चुका हूं कि 15 साल में कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की SIP ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए अगर आप उसे कंसिस्टेंटली उसमें SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इवन वर्स्ट टू वर्स्ट फंड ने भी पॉजिटिव डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। तो बस आपको संयम बनाने रखने की जरूरत है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके बाद मुझसे पूछा है मिस्टर विनोद राठौर जी ने कि उन्होंने 10,000 रुपये मंथली की SIP करी थी L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में जो कि नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो वो मुझसे जस्ट पूछ रहे हैं कि उनको फंड चेंज करना चाहिए या नहीं। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड है, मुझे लगता है कि इसमें आप कंटिन्यू कीजिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए इसमें, क्योंकि अगर नॉर्मली आप SIP चल रही है आपकी, तो SIP में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो जाएगी और सब्सटेंशियली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशन ही अभी इस समय ऐसी है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है। 2018 में अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले हैं इक्विटी मार्केट में, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट सारे फंडों पे आएगा, सारे फंड्स के NAV पे आएगा, उसमें से L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड पे भी आएगा डेफिनेटली। लेकिन L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड एक अच्छा फंड है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए आपको अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो। उसके बाद पूछा है मिस्टर सौरभ बासक जी ने कि उनका एक UTI मिड कैप फंड है, उसको वो HDFC इंडेक्स फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर UTI मिड कैप फंड वैसे तो एक अच्छा फंड है मिड कैप कैटेगरी में, अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है, कम से कम 9-10 साल का टर्म टेन्योर नहीं है, तो डेफिनेटली इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशो भी कम है, रिटर्न्स भी आपको इंडेक्स के रेप्लिकेट मिलेंगे। लेकिन अगर आपका टेन्योर ज़्यादा है तो
इन्वेस्ट यूटीआई मिड कैप को आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टेन्योर है तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 4-5 साल का पीरियड है तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए। लेकिन मेरा सजेशन और रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप उसे कंटिन्यू कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। मिस्टर संजय सिंह जी ने मुझसे पूछा है कि वो रोलिंग रिटर्न CAGR XIRR के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर वीडियो बनाने के बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर संजय जी, मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं स्पेसिफिक आपको बताऊंगा रोलिंग रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, CAGR XIRR कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल है आज की डेट में ऑनलाइन, पर फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा एक्सेल पे आने वाली वीडियोज़ में कि कैसे कैलकुलेट करते हो या मैं फंड को कैसे सेलेक्ट करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। मिस्टर कुलदीप मलिक जी ने मुझसे पूछा है कि अगर मैं SIP की डेट मेरी 10th की है और इफ़ आई डिपॉजिट इन 6th डेट, ऐसा बिल प्रेजेंट, मतलब उनका जो बिल प्रेजेंट हुआ है वो 6 तारीख को बिल प्रेजेंट हुआ है, तो उनको कौन से फंड की NAB मिलेगी? मिस्टर कुलदीप जी, आपको NAB मिलेगी जब आपकी जिस दिन आपकी अगर आपका अमाउंट 2 लाख से नीचे है, इक्विटी फंड की अगर आपकी बात कर रहे हो इक्विटी फंड की, और इक्विटी फंड में अगर 2 लाख से नीचे अमाउंट है, तो जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस सक्सेसफुली प्रोसेस होती है उस दिन की आपको NAB मिलेगी। तो 6th को तो आपका बिल प्रेजेंट हुआ है, लेकिन आपके SIP डेट 10th की, यानी 10th को ही आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगी, तो 10th की ही NAB आपको मिलेगी। और बहुत जल्दी मिस्टर थिरू जी मैं आप बनाऊंगा जिसमें मैंने आपको बताऊंगा कि इंडेक्स फंड आपको कैसे परचेज करना चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, तो उसमें सिर्फ जैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो उसी तरीके से आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो। ETF में अगर निवेश करना है तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू निवेश करना पड़ेगा। तो इंडेक्स फंड में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है जिससे डायरेक्टली आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो, तो वो चुन सकते हो। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, और मैंने शायद आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन के जवाब इसमें दिए हैं, कोशिश करी है। आज मैं सिर्फ आपके थोड़े सवालों के जवाब देना चाहता था। मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे टॉपिक पर, बहुत अच्छे कंटेंट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं बहुत कुछ एक एनालिसिस बताने वाला हूं आपको कि कैसे म्यूचुअल फंड को चुना जाए, किस उसकी एक सीरीज बना रहा हूं, उस सीरीज पे मैं काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी वो वीडियो आएगी आपके सामने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो। मैं इसी तरीके से म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी आप अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब मैं फिर से आपको नए साल की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। नया साल आपके लिए अच्छा हो, मंगलमय हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।